सेजू शहर में सड़क के किनारे नारियल पानी बेचा करता था। सेजू का परिवार गांव में रहता था। नारियल पानी बेचकर सेजू जो पैसे कमाता उसे हर महीने अपने माता पिता को भेजा करता। बारिश का मौसम आ चुका था। सेजू सड़क के किनारे नारियल बेच रहा था। उसके ठेले के आसपास ग्राहकों की भीड़ लगी थी। भैया एक पानी वाला नारियल देना। अभी दे रहा हूँ भाई साहब। भैया एक नारियल पानी मुझे भी देना। अभी देता हूँ बहन जी। भैया पहले मुझे देना। ऐसा लगता है बारिश होने वाली है। आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। जल्दी घर नहीं पहुंचा तो भीग जाऊंगा। ये लो भैया आपका नारियल पानी, और ये लो बहन जी आपका भी नारियल पानी तैयार है। ग्राहक नारियल पानी पीकर सेजू को पैसे देते हैं और चले जाते हैं। तभी बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगती हैं। सेजू अपना नारियल का ठेला छोड़कर एक दुकान की शेड के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बज उठती है। प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप लोग? सेजू बेटा, बारिश का मौसम आ गया है। तुझे तो पता ही है, बारिश आते ही हर साल हमारी झोपड़ी में पानी भर जाता है। इस बार भी हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है, जिस कारण घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। भीगने के कारण तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं गांव आ रहा हूँ। इस बार अपना पक्का मकान बनाकर ही वापस लौटूंगा। ठीक है बेटा। सेजू ने मन ही मन सोचा, बाबा से मैंने बोल तो दिया कि इस बार पक्का मकान बनवाऊंगा, लेकिन पक्का मकान बनवाने के लिए पैसे कहाँ हैं मेरे पास। लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बारिश के मौसम में हर साल मेरे माता पिता को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बारिश के रुक जाने के बाद सेजू अपने नारियल बेचने लगता है, लेकिन सड़कों पर पानी भर चुका था, जिस कारण कोई ग्राहक नारियल पानी पीने नहीं आ रहा था। रात हो गई है, आज कोई ग्राहक नारियल पानी पीने नहीं आया। रात की बस से मुझे गांव भी निकलना है। सेजू उस दिन अपने सारे नारियल पानी को बोरी में लेकर रात की बस से गांव आ जाता है। गांव में तेज बारिश हो रही थी। भारी बारिश के कारण उसके गांव में घुटनों तक पानी भर चुका था। सेजू किसी तरह अपने घर पहुंचता है। सेजू बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। सेजू कौशल्या के गले लग जाता है। कौशल्या उसका माथा चूमती है। माँ के करीब आकर सेजू देखता है कि कौशल्या को तो तेज बुखार है। उसकी झोपड़ी में जगह जगह छेद थे, जिससे बारिश का पानी घर के भीतर आ रहा था। खटिया भी बारिश के पानी से भीग चुकी थी। माँ, तुम गीले बिस्तर पर सो रही हो, तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। कहाँ से दवाई लाएगा सेजू? 4 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ना तो अस्पताल खुल रहे हैं और ना ही कोई दवा की दुकान। लेकिन बाबा, ऐसे तो माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, माँ के लिए काढ़ा बना देता हूँ। माँ काढ़ा पिएंगी तो उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। सेजू काढ़ा बनाकर कौशल्या को पीने के लिए देता है। कौशल्या जैसे ही काढ़ा पीने वाली थी, वैसे ही बारिश और तेज हो जाती है और काढ़े में बारिश का पानी गिरने लगता है। ये काढ़ा तो बर्बाद हो गया। सेजू बेटा, लगता है इस बारिश में मेरी जान चली जाएगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। माँ से लिपटकर सेजू रोने लगता है। तू क्यों रो रहा है सेजू? बारिश रुकते ही हम अपना पक्का मकान बना लेंगे। तू पैसे तो लाया होगा ना? सेजू के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने बाबा को कैसे बताए कि शहर में नारियल बेचकर इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि वो घर बनाने के लिए पैसे जोड़ पाए। फिर भी उसने अपने बाबा का दिल रखने के लिए झूठ बोल दिया। हाँ बाबा, मैं पैसे लाया हूँ। बारिश छूटते ही हम दोनों मिलकर अपना पक्का मकान बना लेंगे। 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। सेजू और उसका परिवार झोपड़ी के एक कोने में दुबका था। कौशल्या की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। 3 दिन के बाद जाकर बारिश बंद हुई। सेजू ने झोपड़ी में भरे पानी को बाहर निकाला और कौशल्या को दवाई ला कर दी। माँ, मैं खाना बनाता हूँ, तुम खाना खाकर दवाई खा लो। इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सेजू बेटा, शहर से आने के बाद मैं तुझे रोटी बनाकर भी नहीं खिला पाई। क्या करूं, तबीयत इतनी खराब है कि बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर तुम मुझे रोटी बनाकर खिलाना। सेजू की माँ, और अब तो हमारा भी अपना पक्का मकान होगा। बारिश छूट गई है, मैं और सेजू मिलकर अपना पक्का मकान बना लेंगे। सेजू खाना बनाकर कौशल्या को खिलाता है।
कौशल्या भी सेजू को अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद सेजू कौशल्या को दवाई खिलाता है और घर से बाहर निकल जाता है। वो मन ही मन सोचता है, बाबा पक्का मकान बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्हें कैसे बताऊं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी रास्ते में उसका दोस्त सोनू मिलता है। सोनू का ईंट भट्टे का काम था। अरे सेजू, तू शहर से कब आया? 3 दिन पहले आया था। तू बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें कैसी? सेजू सोनू को अपनी परेशानी का कारण बताता है। बस इतनी सी बात? तेरा ये दोस्त किस दिन काम आएगा? तुझे घर बनाने के लिए ईंट सीमेंट मैं दूंगा, तू अपना घर बना ले। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे कौन मांग रहा है? पैसे बाद में दे देना, अभी तो घर बना ले। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। शाम के वक्त सोनू सेजू के घर पर ईंट और सीमेंट भिजवा देता है। बाबा, हम कल ही अपना घर बनाने का काम शुरू करेंगे। ठीक है सेजू बेटा। दूसरे दिन से दोनों बाप बेटे घर बनाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन 3 दिन की मेहनत के बाद ही फिर से झमाझम तेज बारिश शुरू हो जाती है और सेजू का अधूरा मकान बारिश के पानी में बहने लगता है। बारिश के पानी में हमारा मकान बनने से पहले ही खत्म हो गया। लगता है ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि हमारे सर पर छत हो। हमें बेघर करने पर तुला है। ना जाने कुदरत को हम गरीबों से क्या दुश्मनी है, हमेशा हमारा ही घर मिलता है इसे उजाड़ने को। कौशल्या और कुंदन रोने लगते हैं। माँ बाबा, आप दोनों इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आप दोनों हौसला रखिए, ऊपर वाला इतना भी निर्दयी नहीं है। अपने माता पिता को हौसला देकर सेजू आसमान की तरफ देखने लगता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मेरी मदद कर। सेजू और उसका परिवार अपने अधूरे कच्चे मकान में एक छत के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। 5 दिन बीत जाने के बाद बारिश थमती है, लेकिन तब तक गांव में बाढ़ आ चुकी थी। सेजू देखता है कि बाढ़ के पानी में ढेर सारे नारियल बहते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। इतने सारे नारियल, लेकिन इतने सारे नारियल अचानक यहाँ कैसे आए? लगता है गांव के आसपास कहीं नारियल के खेत हैं। वहीं से ये नारियल बाढ़ के पानी में बहकर हमारे गांव में आ गए हैं। लेकिन ये तो बहुत सारे हैं, इतने कि गांव का पूरा पानी इनसे ढक जाए। बाबा, अगर इन सभी नारियलों से बाढ़ का पूरा पानी ढक सकता है तो ये नारियल बारिश के पानी से हमारा बचाव भी कर सकते हैं ना? भला नारियल बारिश के पानी से हमारा बचाव कैसे करेंगी? बाबा, अगर मैं इन सभी नारियलों को इकट्ठा करके इनसे ही हमारा घर बना लूं, तब तो ये नारियल हमारी रक्षा करेंगे ना? मैंने ऊपर वाले से मदद मांगी थी। लगता है ये सभी नारियल भगवान ने ही हमारी मदद के लिए भेजे हैं। सेजू बेटे, तू इन नारियलों से घर कैसे बनाएगा? माँ, कोशिश करके देखता हूँ। अगर तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाऊंगा। सेजू मन ही मन सोचता है। वो बाढ़ के पानी में बहते हुए सभी नारियलों को इकट्ठा कर लेता है और उनसे एक घर बनाने लगता है। लगभग 2 दिन की मेहनत के बाद सेजू नारियल से एक घर बना लेता है। जब कौशल्या और कुंदन नारियल से बने घर के अंदर आते हैं, सेजू बेटा, तूने नारियल से घर तो बना लिया, लेकिन क्या नारियल से बने इस घर में बारिश का पानी घर के अंदर नहीं आएगा? नहीं माँ, नारियल बहुत मजबूत होते हैं और फिर इन नारियलों में छेद नहीं है, जिससे हमारे घर के अंदर पानी नहीं आएगा। कुछ भी कहो, हमारा नारियल घर बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम नारियल के पेड़ में रह रहे हों। सेजू और उसका परिवार नारियल से बने घर में रहने लगता है। कुछ दिन के बाद फिर से बारिश होने लगती है, लेकिन इस बार बारिश के पानी की एक बूंद भी सेजू के घर के अंदर नहीं आती। सचमुच नारियल घर तो बड़ा अच्छा है, ना छत टपक रही है और ना ही खिड़की से पानी घर के अंदर आ रहा है। माँ, मैं जिन नारियलों को बेचकर पैसे कमाता हूँ, आज उन्हीं नारियलों ने मेरी मदद की और हमारा घर बन गया। सेजू बेटा, अब हम लोग इस नारियल घर में सुरक्षित हैं। अब चाहे बारिश आए या तूफान आए, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव के गरीबों ने जब सेजू का नारियल घर देखा तो वे भी उससे उनके लिए नारियल घर बनाने के लिए कहने लगे। आप सब चिंता मत करो, अब मैं अगली बार शहर से लौटूंगा तो सारे नारियल लेकर आऊंगा
और आप सबके लिए नारियल घर बना दूंगा। सबसे वादा करने के बाद सेजू शहर वापस आ जाता है और फिर से सड़क के किनारे नारियल पानी बेचने लगता है। और कुछ दिनों के बाद वापस गांव आकर उसने गरीबों के लिए नारियल घर बनाए। इस तरह सेजू ने सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी भला किया और बेघर लोगों के लिए नारियल घर बनाया, जिससे वे सभी बारिश के मौसम में भी आराम से रहने लगे। सेजू की इस इंसानियत भरे कदम की सबने सराहना की। रोशनपुरा गांव में एक गरीब बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। अम्मा की एक पोती थी, सोनी। सोनी बहुत तेज, होशियार और समझदार थी। बूढ़ी अम्मा सब्जियां बेचा करती और सोनी उनकी मदद किया करती थी। सुबह सुबह बारिश की तेज आवाज से अम्मा की नींद खुल जाती है। अम्मा ने देखा कि झोपड़ी में कई जगहों पर हुए छेद से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था। टोकरी में रखी सब्जियों पर भी बारिश का पानी पड़ रहा था। अम्मा टोकरी को हटाकर कहीं सुरक्षित जगह पर रखने के लिए इधर उधर देख रही थी, लेकिन हर तरफ से झोपड़ी की छत छू रही थी। पानी की कुछ बूंदें सोनी के माथे पर भी पड़ने लगी। ओहो दादी, सुबह सुबह जगा दिया। मैंने तुझे नहीं जगाया सोनी, ये तो बारिश की बूंदें हैं जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं और तेरी नींद में खलल डाल रही हैं। सोनी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि छत से पानी टपक रहा है और वो उसके माथे पर गिर रहा है। दादी, बाहर बारिश हो रही है। हाँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज कि हमारे घर के अंदर पानी जमा हो रहा है। सब्जियां भी गीली हो गई, समझ ही नहीं आ रहा कि इन्हें कहाँ छिपाऊं। सोनी सब्जी की टोकरी को खटिया के नीचे रख देती है। दादी, अब सब्जियां गीली नहीं होंगी। तू सच में बहुत समझदार है सोनी। अब झोपड़ी के अंदर जो पानी आ रहा है उसका क्या करेगी? सोनी ने झोपड़ी के अंदर आने वाले बरसात के पानी को रोकने के लिए हर जगह बर्तन रख दिए। उसने कहीं कढ़ाई, कहीं पतीला और कहीं बाल्टी रखकर झोपड़ी में अंदर पानी को आने से रोक लिया। लेकिन थोड़ी देर में बारिश और तेज होने लगी। बर्तन बहुत जल्दी पानी से भर गए। सोनी ने पानी को घर से बाहर फेंका और फिर से झोपड़ी में जगह जगह बर्तन रख दिए। काफी वक्त गुजर जाने के बाद लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी। बरसात में सब्जियां बेचने भी नहीं जा सकती। सब्जियां नहीं बिकी तो सड़ जाएंगी। दादी, सारा दिन निकल गया, आज तो घर में खाना भी नहीं बना। चूल्हे के ऊपर भी छत टपक रही है। हमारे पास बारिश के रुकने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अम्मा और सोनी दोनों बारिश रुकने का इंतजार करती हैं, लेकिन उस दिन बारिश नहीं रुकती है। दूसरे दिन सुबह बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है तो गर्मी और उमस बढ़ जाती है। दादी, कितनी गर्मी लग रही है। मैंने तो सोचा था कि बारिश होने के बाद मौसम कुछ ठंडा हो जाएगा, लेकिन बारिश के कारण पहले ही कम मुसीबत थी कि अब गर्मी और उमस भी बढ़ गई है। सोनी, हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही चलती है। देख, बारिश रुक गई है, मैं बाजार में सब्जियां बेचकर आती हूँ। ठीक है दादी। अम्मा सब्जियों की टोकरी लेकर घर से निकल जाती है। वो बाजार जाकर सब्जियां बेचने लगती है। बाबूजी, परवल ले लो, हरे हरे ताजे ताजे परवल हैं। अम्मा, तुम्हारी सब्जियां तो बारिश में सड़ चुकी हैं, उनमें फफूंद लग गई है। ये सब्जी खाकर मुझे बीमार नहीं पड़ना है। नहीं बेटा, बारिश की वजह से सब्जियां थोड़ी सी गीली हो गई हैं। इन्हें अच्छे से धो दोगे तो ये खाने लायक हो जाएंगी। नहीं नहीं अम्मा, हमें तुम्हारी सब्जियां नहीं चाहिए। सब्जियों पर बारिश का पानी पड़ने से वे खराब होनी शुरू हो चुकी थी, जिस कारण अम्मा की सब्जियां कोई भी ग्राहक खरीदने को तैयार ही नहीं था। अम्मा अपनी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर वापस घर आ जाती है। बारिश के बाद बढ़ी हुई गर्मी के कारण घर पहुंचते पहुंचते अम्मा पसीने से भीग चुकी थी। दादी, आपकी साड़ी तो पसीने से गीली हो चुकी है। सोनी, बाहर तो गर्मी है ही, लेकिन घर के अंदर भी उतनी ही गर्मी है। सोचती हूँ कि घर जाकर गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन घर आकर भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती है। सोनी और दादी इतने गरीब थे कि उनके पास एक पंखा तक नहीं था। सोनी एक अखबार के टुकड़े से दादी को पंखा करने लगती है। थोड़ी देर वो दादी को पंखा करती है। अब रहने दे सोनी, तू थक गई होगी, एक ग्लास पानी पिला दे। सोनी अम्मा को मटके का ठंडा पानी पीने के लिए देती है। एक मटके का पानी ही है जिसे पीकर इस भयानक गर्मी में राहत मिलती है, नहीं तो गर्मी ने जान ही निकाल दी है। दादी, जब मटके का पानी इतना ठंडा होता है कि उसे पीकर हमें गर्मी से राहत मिलती है, तो मटके का घर कितना ठंडा होगा?
मटके के घर में रहने से हमें इस उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मटके का घर? हाँ दादी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने लिए मटके का घर बना लें। मटका तो पानी रखने के काम आता है, हम उसके अंदर कैसे रह सकते हैं? दादी सोचो कि अगर हमने मटके के आकार का एक घर बना लिया तो उस घर के अंदर कितनी ठंडक होगी। हमें उसके अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, उसके अंदर बारिश का पानी भी नहीं आएगा और हमारी सब्जियां भी खराब नहीं होंगी। लेकिन तू मटका घर बनाएगी कैसे? क्या तुझे मटका बनाना भी आता है? दादी, मेरी सहेली पम्मी के बाबा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मैं उनसे मटका बनाना सीख लूंगी। क्या वो तुझे मटका बनाना सिखाएंगे? क्यों नहीं दादी, चाची ने कहा था कि वो मुझे मिट्टी के सारे बर्तन बनाना सिखा देंगे। ठीक है, अच्छा तू बैठ, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। अम्मा बारिश के पानी में गीली हो चुकी सब्जियों में से कुछ सब्जियां चुनकर उन्हें पकाती हैं और साथ में चावल बना लेती हैं, जिसके बाद दोनों दादी पोती खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सोनी मटका बनाना सीखने के लिए अपनी दोस्त के घर जाती है। घर के बाहर पम्मी के बाबा हरेन मटका बना रहे थे। चाचा, मुझे भी मटका बनाना सिखा दो। क्यों नहीं सोनी बिटिया, तू मेरे पास बैठ, मैं तुझे मटका बनाना सिखाता हूँ। हरेन सोनी को मिट्टी से मटका बनाना सिखाता है, जिसके बाद सोनी ढेर सारी मिट्टी लेकर शाम को घर आती है। इतनी सारी मिट्टी? ये तो बहुत कम है दादी, मैं कल सुबह नदी किनारे से और भी मिट्टी लेकर आऊंगी और अपनी इस झोपड़ी की जगह पर मटका घर बनाऊंगी। मैं भी मटका घर बनाने में तेरी मदद करूंगी। दूसरे दिन सुबह दादी पोती नदी किनारे जाती हैं और टोकरी में मिट्टी भर भर कर घर लाती हैं। जब काफी सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तब सोनी अपनी झोपड़ी तोड़कर वहां पर मटके के आकार का घर बनाने लगती है। लेकिन इसी बीच तेज बारिश होने लगती है और सारी मिट्टी बारिश के पानी में बह जाती है। सोनी रोते हुए दादी से कहती है, मुझे माफ कर दो दादी, मैं मटका घर नहीं बना पाई। बारिश में हमारा मटका घर बनने से पहले ही टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? दादी ने सोनी को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं सोनी, बारिश रोज रोज तो नहीं होगी। मटका घर आज नहीं बन पाया तो कल बन जाएगा। तू हिम्मत मत हार, आज रात हम पेड़ के नीचे गुजार लेंगे। दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में बारिश तो रुक जाती है, लेकिन वो दोनों भीग चुके थे। गर्मी भी ज्यादा बढ़ गई थी। ना जाने इस बारिश और गर्मी से कब राहत मिलेगी। बहुत जल्द राहत मिलेगी दादी। इस तरह अम्मा और सोनी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाती और एक दूसरे को सहारा देती। दोनों ने पेड़ के नीचे रात गुजारी। दूसरे दिन सूरज सिर पर निकल आता है और तेज धूप हो जाती है। अगर सूरज चाचा इसी तरह हमारी मदद करते रहे तो हमारा मटका घर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। सोनी फिर से मटका घर बनाने लगती है, जिसमें दादी उसकी मदद करती हैं। शाम तक दोनों अपना मटका घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। तभी वहां हरेन आता है। ये क्या सोनी, तूने इतना बड़ा मटका बना लिया? चाचा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे मटका बनाना सिखाया था ना, मैंने अपने और दादी के लिए मटका घर बनाए हैं, जिसके अंदर हम दोनों बारिश से बचे रहेंगे और हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? आप घर के अंदर चलकर तो देखो चाचा। सोनी, दादी और हरेन तीनों मटका घर के अंदर जाते हैं, जो कि अंदर से बहुत ही ठंडा और शीतलता देने वाला था। वाह, मटका घर के अंदर तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, बल्कि यहाँ तो ठंड का एहसास हो रहा है। दादी, मटका घर हमारी झोपड़ी की तरह कमजोर नहीं बल्कि मजबूत भी है। इसके छत से पानी भी नहीं टपकेगा। अब हमारी सब्जियां खराब नहीं होंगी। अब मैं गर्मी में सुकून की नींद सो सकूंगी। सोनी, मैं एक कुम्हार होकर अपने लिए मटका घर नहीं बना पाया और तूने इतना बड़ा मटका घर बना लिया। क्या तू मेरे लिए भी मटका घर बना देगी? मेरे घर में ना पंखा है ना कूलर। तू तो जानती है कि कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। सारा दिन आग पर मिट्टी के बर्तन पकाकर मैं गर्मी में झुलस जाता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है चाचा, मैं तुम्हारे लिए भी मटका घर बना दूंगी। सोनी हरेन के लिए भी मटका घर बनाती है। पूरे गांव के लोग सोनी और हरेन का घर देखने के लिए बार बार आने लगे। ग्रामीणों में सोनी के बनाए हुए मटका घर की खूब चर्चा होने लगी। लोगों ने सोनी से उनके लिए भी मटका घर बनाने की गुजारिश की।
सोनी बेटी, इस बारिश के मौसम से बचने के लिए हमारे लिए भी मटका घर बना दे। हमें बारिश और गर्मी दोनों से राहत मिल जाएगी। ठीक है काका, मैं तुम सब के लिए मटका घर बना दूंगी। अब तो गांव में जैसे मटका घर बनाने का अभियान शुरू हो गया। लोग सोनी की मदद करने लगे। इधर सोनी सबके लिए मटका घर बनाने लगी। उधर ग्रामीण अपनी अपनी तरफ से छोटे बड़े तोहफे लेकर अम्मा के पास पहुंचने लगे। अम्मा, ये घर क्या देसी घी है? मैंने अपने हाथों से निकाला है, तुम्हारे लिए लाई हूं। रसोई में रख दो बहू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा अम्मा? ये तो हमारा फर्ज है। अम्मा, मैं खेत की ताजी सब्जियां लाया हूँ, इन्हें बाजार में बेच देना। और ये मेरे खेत के कुछ अनाज हैं, तुम्हारे और सोनी के काम आएंगे। अम्मा, दूध और दही लाई हूँ। अब से मैं रोज तुम्हारे और सोनी के लिए दूध और दही लाया करूंगी। इस तरह से अम्मा का मटका घर अनाज, सब्जियों और खाने पीने की चीजों से भर जाता है। इधर सोनी ने सबके लिए मटका घर बनाकर तैयार कर लिया। उधर गांव के लोगों ने अम्मा और सोनी की परवरिश का जिम्मा उठा लिया। सोनी और दादी की जिंदगी अच्छी चलने लगती है। दोनों बरसात के मौसम में अपने मटका घर में सुकून से रहने लगती हैं। Please subscribe this channel.